हाँ प्रिय दोस्तों, कल के क्लास में हमने आप लोगों को रजिया सुल्तान के बारे में, उसका क्राउन कैसे हुई, वो सुल्तान कैसे बनी, उसका स्पष्ट विवरण हमने दिया था। और गलती से बोर्ड पर बीए पार्ट 1 लिखा गया था। आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और पार्ट 2 में ये प्रश्न पूछता है कि तुर्क काल में रजिया सुल्तान के उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, या मुस्लिम शासिका के रूप में सुल्तान रजिया के कठिनाइयों का, उसके किए कार्यों की व्याख्या करें। और रजिया सुल्तान से संबंधित नोट्स भी आते हैं। तो हम आज फिर रजिया, जहां से रजिया सुल्तान के बारे में आपको बतलाया था कि ये 2 पार्ट में, चूंकि 1236 से 1240 एडी तक इसका शासन रहा था, इसको हमने 2 पार्टों में बांटा था। कल के क्लास में हमने 2 पार्टों में से बांटा था। एक 1236 से 3839 और दूसरा 123839 से 1240। 1240 एडी में इसकी मृत्यु हो गई। अब 36 में जैसे ही ये सुल्तान बनी, इसको विधिवत सुल्तान बनाया गया। दिल्ली के नागरिकों ने, युद्ध के जो विद्रोही थे, सेनाओं ने और कुछ हाकिमों ने मिलकर सुल्तान बनाया, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य था और उसके कारनामों से उसकी मां शाह तुर्कन के उस सत्ता संचालन से जनता कहीं न कहीं अपमानित महसूस कर रही थी, दुखी महसूस कर रही थी। तो उसका बंदी बनाकर और बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। जब यह गद्दी पर बैठी सुल्तान के, तो बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियां इनके सामने थी। सबसे पहले तो ये एक स्त्री थी, एक नारी थी। दूसरा, जो तुर्क थे और तुर्क गवर्नर थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई पुरुष के बदले कोई स्त्री नारी गद्दी पर बैठे और वह हम पर शासन करे। तीसरा, इसके और सभी भाई उत्तराधिकारी थे इस वंश के, इल्तुतमिश के वंश के। चौथा, राजपूतों का विद्रोह भी सामने आने लगा था। वो भी सर उठाने लगे थे कि नारी या स्त्री शासिका बनी है, सुल्तान बनी है। और 5वां, जो प्रधानमंत्री या वजीर था जुनैदी, वह भी उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं विद्रोहियों के साथ जो इसे गति पर देखना नहीं चाहती थी, उनसे जा मिला था। वस्तुतः स्त्री जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही जा रहा था। इसके साथ साथ तुर्कों की जो शक्ति थी, तुर्क सामंतों की, तुर्क हाकिमों की, तुर्क गवर्नरों की, वो शक्ति उनकी छीन हो रही थी, ऐसा वो मान रहे थे। और यह अपमानजनक बातें वो अपने आप में आत्मसात कर रहे थे इसके सुल्तान बनने के पहले। इन कठिनाइयों को 1236 से 38 के बीच इसने, रजिया सुल्तान ने जिस तरह से समाधान किया, कठिनाइयों का समाधान किया, वह इसकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, इसका अध्यवसाय, इसके नीति निपुणता, इसके युद्ध कौशल का ही परिणाम था कि रणथंभौर को उसने ध्वस्त कर दिया, ग्वालियर विजय प्राप्त कर ली ग्वालियर पर। तो ये सारे कारनामे थे 1236 से 38 के बीच। अब जब ये गद्दी पर थी, उसी समय ऐसा हुआ कि शुरुआती दौर में ही, 36 के बाद ही ये दौर आया कि बदायूं के, लाहौर के, मुल्तान के जो हाकिम सभी थे, वो सभी इसके विरोध में दिल्ली में आ गए। चूंकि दिल्ली में इसे नागरिकों का समर्थन प्राप्त था। नवाज के वक्त जिस तरह से भावुकता और आत्मविश्वास के साथ इसने वक्तव्य दिया था कि हम अगर सही नहीं उतरेंगे गद्दी पर तो अपना गर्दन उतार लेंगे, और इस और सभी विद्रोही, इसके चूंकि समर्थक थे दिल्ली के नागरिक, कुछ
सैनिक जो विद्रोही सैनिक थे कुछ इसके, और कुछ हाकिम, कुछ गवर्नर, क्योंकि नवजात दिल्ली सल्तनत के सभी प्रांतों पर उन तुर्कों का अधिकार था और वो केंद्र से बराबर तालमेल बिठाने के इल्तुतमिश के समय के बाद चाहते नहीं थे। अपनी शक्ति को वो ज्यादा करना चाहते थे, अपने शक्ति के अनुसार वो फायदा उठाना चाहते थे और शासिका सुल्तान रजिया पर दबाव बनाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में ये सब बदायूं, मुल्तान, अवध और आपको बंगाल, जो जहां जैसे राजपूताना या उसमें, लेकिन वो लाहौर, बदायूं, मुल्तान वगैरह के सुल्तान दिल्ली के पास आकर आक्रमण की योजना बनाकर इसे सत्ताच्युत करने के लिए इसके प्रारंभिक दौर में ही आ गए थे। अब रजिया को ऐसा लगा कि हम सुल्तान हैं और हमारे दरबार पर कोई दस्तक दे रहा है कि तुम युद्ध करो, और हम निकलती नहीं हैं, तो युद्ध अगर बाहर नहीं निकलते हैं हम किले से, अगर दिल्ली में हम युद्ध नहीं करते हैं तो आधा पराजय हमारा मान लिया जाएगा। और रजिया की तत्कालीन स्थिति सुल्तान बनने के बाद ऐसी नहीं थी कि उन सभी हाकिमों की सेनाओं का वह मुकाबला कर सके, इसलिए वह युद्ध के लिए बाहर निकली और अपने कूटनीति से उसने इस तरह का कार्य किया, जैसे याउद्दीन सलारी या और कबीर खां जैसे गवर्नर को इसने अपनी कूटनीति से मिला लिया और चारों तरफ अफवाह फैला दिया कि ये सब दोनों व्यक्ति मिल गए हैं, बाकी सबको ये लोग मिलके, कबीर खां चाहे सलारी के साथ मिलके सबका कत्ल कर देंगे, वध कर देंगे, युद्ध में पराजित कर देंगे। ये जो बातें फैली सो सभी हाकिम अपना जान बचाकर जहां तहां भागे, और इसमें जो भागने वाले थे कोई मर गए, कोई बंदी बना लिए गए, और जो प्रधानमंत्री जुनैदी था वो सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ अकेला भागा, अकेला अपना जान तो बचा लेकिन यहाँ अवस्था में उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इसकी कूटनीतिक सफलता 36-38 में जो थी, इसने इसको मुजाहिदीन को इसने वजीर नियुक्त किया। जुनैदी के बाद यही मुजाहिदीन वजीर नियुक्त किया, वजीर नियुक्त किया, और सलारी और कबीर खां की इसने जागीरें बढ़ा दी। एक और महत्वपूर्ण ये शासन में एक नई नीति का प्रचलन इसने किया कि तथाकथित शक्तिशाली तुर्क गवर्नर्स को, हाकिमों को, तुर्क जो प्रांतीय दूत थे इसके, जो कर देने के लिए सब राजी हुए, उसमें अधिकांश को तुर्कों के बदले उसने गैर तुर्की मुसलमानों को ऊंचे पद देने शुरू कर दिए। और उसी में एक ऐसा व्यक्ति सामने आया, ये 1236 से 3839 की घटनाएं हैं, जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। यही जमालुद्दीन याकूत आमिर आखिर, मतलब घुड़सवार का सरदार, यही जमालुद्दीन आमिर आखूर के पद पर कायम हुआ। और ये आमिर आखूर घुड़सवारों का सरदार कायम हुआ। और ये गैर तुर्क था, हबसी मुसलमान था। और सुल्तान ने इसको बहुत तजब्बो दी, बहुत वजन दिया इसको। मलिक हसन गोरी को
हसन गोरी को, मलिक हसन गोरी को सेनापति, ये भी गैर तुर्की था, ये मलिक हसन गोरी को सेनापति बना दिया। उसके बाद उसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। इसी काल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि रणथंभौर पर विजय प्राप्त की, रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और रणथंभौर के किले को सदा के लिए ध्वस्त कर दिया, ताकि कोई राजपूताना क्षेत्र में राजपूत फिर से किले पर कब्जा कर युद्ध नीति का अनुसरण नहीं करे। रणथंभौर को पर विजय प्राप्त किया। चौथा इस बिंदु था कि वह खुले पर्दे का परित्याग कर दिया। मुस्लिम औरतों में पर्दे की प्रथा है। रजिया सुल्तान बनने के बाद दरबार में पर्दे का परित्याग कर दी और दरबार में बैठने लगी। वहां लोगों के शिकायतों, उनकी मजबूरियों और उनके लिए न्याय का कार्य करने लगी। ये सारे जो कार्य थे उसके, ये इस अपनी जो नीति निपुणता थी, युद्ध कौशल जो था, कार्य क्षमता थी, कार्य प्रणाली थी, शासन चलाने की जो स्थितियां थी, उससे नवजात दिल्ली सल्तनत जो इल्तुतमिश के समय में काफी चालीसा के कारण संगठित हुआ था, उसको नया जीवन फिर से इसने दिया और काफी प्रभावित हुई। लेकिन इसके बाद दूसरा जो पार्ट है 1239-40 का, ये वाला पार्ट आता है। और ये वाला पार्ट इसलिए आता है कि सबसे पहला उसका कारण था, सबसे पहला कारण यही था कि वो स्त्री थी, वो एक औरत थी। फिर यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक औरत थी। दूसरा कारण था कि जो तुर्क थे वो अपने सत्ता की, अपने प्रभाव की वृद्धि चाहते थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि दिल्ली में कल भी हमने बतलाया था कि इस्माइलिया मुसलमान लोग थे और वो भी चाहते थे कि हमें सत्ता में कुछ लाभ मिले। चौथा कारण था, जिन हाकिमों की मनमानी नहीं चल रही थी वो उसके विरोधी हो गए। और फिर ऐसा एक कारण बना कि ये जो आमिर आखुर था, जमालुद्दीन याकूत, उसके बारे में यह अफवाह फैली, या अगर बात सच भी होगी तो इसमें इतिहासकारों में के मतों में विरोधाभास है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन तुर्कों ने इसके अमीर आखुर बनाने पर उनके संबंधों को अनैतिक, दोनों के संबंधों को अनैतिक बतलाया और यह चीज फैला दी कि ये अनैतिक संबंध है और गैर तुर्कों के साथ इसका है, इसलिए यह सुल्तान के योग्य नहीं है, यह मुस्लिम धर्म के विरुद्ध है, ये अपमानजनक बातें हैं। और फिर एक कारण और बना, जुनैदी नाम का, जियाउद्दीन जुनैदी नाम का ग्वालियर का हाकिम था। जियाउद्दीन जुनैदी ग्वालियर का हाकिम। ग्वालियर का हाकिम था जियाउद्दीन जुनैदी। सुल्तान को पता चला कि ये विरोध का स्वर इसका है और यह विद्रोह के लिए प्रयास कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। इसने जियाउद्दीन जुनैदी को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाने के बाद जियाउद्दीन जुनैदी एकाएक गायब हो गया। अब इनके विरोधियों ने, सुल्तान के विरोधियों ने यह अफवाह फैला दी कि वह जुनैदी जो प्रधान वजीर था उसका संबंधी था, इसलिए इसने हत्या करा दी। और उसका रिश्तेदार था, इसलिए इस ग्वालियर के हाकिम की हत्या करा दी। और सभी हाकिमों में यह शक होने लगा कि विश्वास रजिया से उठ गया और रजिया किसी को भी बाहर से बुलाकर या अपने पास बुलाकर हत्या करवा सकती है। ये एक बहुत बड़ा तत्कालिक कारण बना और तत्कालिक कारण के बाद सभी आपस में इस षड्यंत्र में शामिल हो गए कि किसी न किसी प्रकार से रजिया को पदच्युत किया जाए। अब यह 1239 में इन सब कारणों के बाद आप
इसमें काफी आसान है यह चैप्टर। इसमें यह समझने का आप प्रयास कीजिए कि पदच्युत जो करने का प्रयास हो रहा था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। पदच्युत करने के लिए सबसे पहले बदायूं का हाकिम जो था एतिगीन, ये विद्रोह का झंडा बदायूं का ये शासक था। और ये बाद में एतिगीन जो है वो दरबार में आया और मीर हाजिब बना, मीर हाजिब बना दरबार में। और एतिगीन क्या चाहता था कि सभी तुर्कों को साथ लेकर हम रजिया को पदच्युत करें। बदायूं का हाकिम था, फिर मीर हाजिब बना। और यहाँ जो आता है व्यक्ति सामने वो होता है अल्तुनिया। अल्तुनिया दूसरा नाम है, ये किसी दूसरे नाम पर एक, बस इसको जरा सा समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा। एक नाम है अल्तुनिया, ये बदायूं का, ये यहाँ का आपको अल्तुनिया भटिंडा का हाकिम था। ये भटिंडा का गवर्नर। एक बात और हम आपको बता दें कि 1239 में जो विरोध हो रहा था इसके स्त्री होने का, उसमें एक व्यक्ति का नाम था अयाज। और ये जो अयाज था वह आपको लाहौर और मुल्तान का शासक था। अयाज जो था वह मोहम्मद अयाज था, लाहौर और मुल्तान का शासक था। यह भी तुर्क गवर्नर था। और यह अयाज ने भी यह अफवाह फैलाया, यह सच भी है कि याकूत से उसका प्रेम संबंध था या अनैतिक संबंध था और इसने विद्रोह किया। हालांकि अयाज को उस समय 38 के आसपास परास्त किया गया सुल्तान के द्वारा और उससे लाहौर छीन लिया गया, मुल्तान का उसको शासक बना दिया गया। लेकिन उसी बीच गजनी का एक लड़ाकू और भगोड़ा शासक सैफुद्दीन अयाज मुल्तान में हिल गया और मुल्तान को तबाह करके अयाज को परास्त कर दिया। अयाज इससे भी रजिया सुल्तान से भी परास्त हुआ और सैफुद्दीन से भी उसका रहा सा कसर पूरा हो गया और वह लाहौर के मुल्तान के शासक के उससे अपदस्थ हो गया। अब इसमें तुर्कों ने ये अल्तुनिया या बदायूं का जो हाकिम था एतिगीन, ये बदायूं का हाकिम और अल्तुनिया भटिंडा का जो हाकिम था, तो ये एतिगीन वगैरह जो थे वो सारे तुर्क थे। और उन्होंने कहा कि सैफुद्दीन के विरुद्ध सुल्तान ने अयाज को इसलिए साथ नहीं दिया कि वह तुर्कों की रक्षा नहीं चाहता था, तुर्क हाकिमों के पक्ष में नहीं था। यही कारण था कि एतिगीन जो बदायूं का हाकिम था फिर से इसको हवा दिया और उसके स्त्री होने का लाभ उठाते हुए याकूत से उसके संबंध की चर्चा की। और झंडा किसने उठाया? अल्तुनिया ने, जो भटिंडा का गवर्नर था। और भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया युद्ध के लिए संगठित होकर सभी हाकिम संगठित होकर आए और अल्तुनिया जैसे विद्रोह का झंडा उठाया। एतिगीन यह समझता था दो व्यक्ति है, एक है बदायूं का हाकिम एतिगीन और दूसरा अल्तुनिया का हाकिम या गवर्नर भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया। आप बस इतना ही दो आप व्यक्ति के बारे में समझिए कि कैसे रजिया सुल्तान का पतन होता है। यह व्यक्ति बदायूं का हाकिम था एतिगीन, और एतिगीन ने यह अफवाह या सच फैलाया कि मुस्लिम अफगान इस स्त्री का
याकूत हबसी के साथ अनैतिक संबंध के कारण अपमान है मुसलमानों का, और अल्तुनिया ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। एतकीन ये जानता था कि दिल्ली में रजिया को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि नागरिक समर्थन भी है और सेनाएं भी उसके साथ हैं। इसलिए और रजिया इतना सतर्क रहती थी कि उसका एसिसिनेशन या मर्डर भी नहीं किया है, वध भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद ऐसी शासका थी जो काफी सतर्क रहती थी। और ऐसा भी उसे डर था एतकीन को कि अभी सम्मिलित सेनाओं अगर विजय नहीं प्राप्त की तो रजिया हमेशा के लिए सुल्तान के पद पर कायम हो जाएगी और उसके बाद हम लोगों का सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तुर्कों का। तो ये तीन डर इसको सता रहा था। लेकिन जब अल्तुनिया ने विद्रोह किया, भटिंडा का गवर्नर ने, तब दिल्ली से प्रस्थान करती है रजिया भटिंडा की तरफ। और जैसे ही भटिंडा की तरफ प्रस्थान करती है, वो इसको डर था कि दिल्ली में रहते रजिया सुल्तान को कोई हरा नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, को सभी सेनाओं से वो सामना कर सकती है। लेकिन दिल्ली से जब हम ये भटिंडा की तरफ वो प्रस्थान करती है तो एतकीन क्या करता है कि दिल्ली आकर सब वहां विद्रोह करता है और सबसे पहले जमालुद्दीन याकूत का वध कर देता है। जमालुद्दीन याकूत का वध कर देता है और भटिंडा पहुंचते ही सभी जो गवर्नर हैं वो उसको बंदी बना लेते हैं। रजिया सुल्तान को अल्तुनिया बंदी बना लेती है, उसकी सेना बंदी बना लेती है। और ये एतकीन दिल्ली में इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम शाह को सत्ता दे देती है। बहराम शाह को सत्ता देती है, जो उन्हें 1240 से 42 तक दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। तो इस तरह से रजिया सुल्तान का यहाँ पतन होता है 39 से 40 के बीच, 40 की ये घटना है। लेकिन बहराम शाह की मजबूरी है कि वो तुर्कों के द्वारा सत्ता प्राप्त किया है। अगर उसके सारे शर्त स्वीकार नहीं किए गए तो उसके अन्य भाइयों को उत्तराधिकार बना दिया जाएगा। दूसरा, अभी अल्तुनिया के बंदीगृह में रजिया है। रजिया का अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली में जो समर्थन रजिया को था, यद्यपि बहराम शाह जब दिल्ली में शासक बना तो नेतृत्वहीनता के कारण, चूंकि रजिया दिल्ली में थी नहीं, तो नेतृत्वहीनता हो गई, जनता मौन हो गई, शासक सब हावी हो गए और उन्होंने बहराम शाह को बिठा दिया। अगर दिल्ली में होती तो जनता की उत्तेजना और जो उसके सहयोगी थे निश्चित रूप से वो अल्तुनिया से या एतकीन से ये करते। तो ये भटिंडा में बंदी बनकर रह गई और बहराम शाह जब ये सुल्तान बना तो उसकी अलग कठिनाइयां थी। वास्तविक सत्ता, ऐसा कहते हैं कि इतिहासकार बिलाजुसराज और अनवी की वास्तविक सत्ता एतकीन के पास चली गई और जनता परेशान हो गई। बहराम शाह वास्तविक सत्ता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इसको कई डर थी। ऐसी स्थिति में इसने बहराम शाह ने षड्यंत्र करके एतकीन का पद करा दिया। अब एतकीन का पद होता है, बहराम शाह खुद सत्ता को लेता है, लेकिन एतकीन का पद, चूंकि यह एक क्रूर शासक था, षड्यंत्र से रजिया को सत्ताच्युत किया था और बहराम शाह को बिठाया था, तो इसके पद पर किसी को कोई क्षोभ नहीं होता है। लेकिन जब बहराम शाह गद्दी पर बैठता है तो ये एतकीन तो सर्वोच्च शासक बन ही जाता है, वास्तविक शासक बन ही जाता है, और भी हाकिमों को, गवर्नर्स को बहुत सारा पारितोषिक मिलती है। अल्तुनिया चूंकि भटिंडा में है और इसने बंदी बना रखा है रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान को बंदी बना, इसको कुछ नहीं मिलता है अल्तुनिया को, चूंकि दिल्ली में था भी नहीं और भटिंडा के शासक में इसको यहीं पाड़ के और ये लोग सब आपस में बदर बांट कर लेते हैं, सत्ता का भी और उसके प्रभाव का भी बंदर बांट करते हैं। तो अल्तुनिया को क्या, रजिया का अल्तुनिया से बंदीगृह में उसके सौर, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, उसकी सुंदरता के कारण
प्रेम हो जाता है और तब अल्तुनिया शादी कर लेता है रजिया से और रजिया सामग्री को लेकर दिल्ली की ओर कूच करता है बहराम शाह से युद्ध करने के लिए। यद्यपि बहराम शाह की सेना द्वारा वो परास्त होता है और भागने के क्रम में कुछ अनजान हिंदू डाकू वेश बदल कर वो भाग रहे हैं। दोनों अल्तुनिया और रजिया वेश बदल कर भागने के क्रम में कुछ अनजान हिंदू डाकू उसका वध कर देते हैं। यही रजिया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रजिया के इस अस्तित्व समाप्त के बाद भी इतिहासकार या मुस्लिम जो साम्राज्य के नवगठित संस्थापक के रूप में एक महिला का और महिला के द्वारा किए गए शौर्य प्रशासनिक नीतियों की चर्चा आज तक इतिहास में संरक्षित है, सुरक्षित है और नारी कुछ भी कर सकती है। नारी में पुरुषों से कहीं भी कम न शासन की करने की क्षमता है, न शासन करने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, न उसके युद्ध कौशल पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, न उसके नीति निर्धारण पर प्रश्न लगाया जा सकता है। और यही कारण है कि रजिया आज भी दिल्ली सल्तनत के उन तुर्क अफगान काल की पहली महिला सुल्तान के रूप में याद की जाती है। धन्यवाद।